बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विहंगावलोकन और उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो किस तरह से विकसित हुई और किस तरह से विविध जो इतिहासकार हैं, रचनाकार हैं, आलोचक हैं, उन्होंने उसमें अपना योगदान प्रदान किया। आज हम बात करेंगे कि काल विभाजन के बाद हमें बात करनी है नामकरण को लेकर के। तो नामकरण की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक प्रारंभ में बहुत ज़्यादा रही है। अब चूँकि हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग नामों को जो अलग अलग आलोचकों ने दिया था वो अब किन्हीं रूपों में रूढ़ हो चुके हैं और तय हो चुके हैं, पर फिर भी ये जो एक परंपरा रही एक हमारे इतिहास की, जब हम बात कर रहे हैं तो नामकरण की इस समस्या को आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन की बात हमने कल चर्चा भी की थी कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल के आधार पर जो विभाजन किया, संवत 1050 से 1375, 1375 से उन्होंने 1700 तक माना भक्ति काल, 1700 से 1900 तक उन्होंने कहा माना कि रीति काल या उत्तर मध्यकाल जिसे उन्होंने नाम दिया। मध्यकाल में उन्होंने भक्ति काल और रीति काल दो कालों को सम्मिलित किया। तो 1375 से लेकर के और 1700 तक जो है वो भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया, और 1700 से 1900 के बीच का जो समय है वो रीति काल नाम दिया यानी उत्तर मध्यकाल, और उसके बाद आधुनिक काल या गद्य काल भी उन्होंने उसे नाम दिया है। बहरहाल तो ये शुक्ल जी का विभाजन हमने देखा। इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, और वो उन्होंने भी समय के आधार पर ही किया है, यानी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का समय जो है उसको उन्होंने आदिकाल कहा है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल जो कहा गया वो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच का रहा, और उत्तर मध्यकाल या रीति युग के नाम से 16वीं से 19वीं शताब्दी तक का समय रहा, और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से आज तक का समय। तो ये माना जा सकता है कि इन तमाम कालों को जब शुक्ल जी ने 4 काल नाम देकर के वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल का नामकरण किया, तो उन्होंने चारों कालों में ये ध्यान रखा कि किस तरह की, किस प्रवृत्ति की रचनाएं ज़्यादा लिखी जा रही हैं। तो उनका विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण हुआ, और ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने अपनी इस काल विभाजन के उपरांत जो वक्तव्य प्रदान किया वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं के विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर ये नहीं समझना चाहिए कि किसी काल विशेष में किसी प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, हम कोई ऐसी चीन की दीवार नहीं बना सकते कि भाई अगर भक्ति काल है तो उसमें सिर्फ भक्ति की रचनाएं होंगी, शेष रचनाओं का यहाँ पर जो है आगमन निषेध है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साहित्य सृजन जो है वो भी एक सतत निरंतर प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। तो काल विशेष का नामकरण जो है वो बहुतायत के आधार पर, जो आधिक्य होता है रचनाओं का, उनके आधार पर दे दिया जाता है। इसीलिए उन्होंने ये स्पष्टीकरण भी दिया कि जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उस ढंग की होगी जिस ढंग की वीरगाथा काल में हुआ करती थी, यानी वही परंपरा यहाँ आगे तक भी चलती है। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी, और बाद में संक्षेप में अतिरिक्त जो है और ध्यान देने योग्य रचनाएं हैं उनका उल्लेख करेंगे। तो उन्होंने अपने एक इतिहास के वर्गीकरण का एक मोटा मोटा सा प्रारूप जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसी तरह से शुक्ल जी ने जब ये नामकरण किया तो उन्होंने अपभ्रंश भाषा की जो 12 कृतियाँ थीं उनका आधार लेकर के बात की थी, जिनमें कि वीरगाथात्मक रचनाओं का बाहुल्य है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उनमें से जो थी वीरगाथात्मक प्रवृत्ति की रचनाएं, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैंने वीरगाथा काल नाम दे दिया है, लेकिन कालांतर में जब आलोचकों ने उसका परीक्षण किया तो पाया कि वो बहुत सटीक नहीं है, और जो 12 रचनाओं का उन्होंने उल्लेख किया उन तमाम रचनाओं को एक एक करके जब उसका परीक्षण भी किया गया तो ये चीज़ सामने आई निकल करके कि ये जो रचनाएं हैं ये एक तो सारी की सारी वीरगाथात्मक रचनाएं नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है उनमें से 2-3 रचनाएं ऐसी हैं
जिनका कि सिर्फ नामोल्लेख भरा आता है। बहुत बड़ी बात है कि जो रचनाएं हमें प्राप्त तो नहीं हैं, जैसे कीर्ति पताका हुई, या नहीं, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली और अमीर खुसरो की जो कविताएं हैं ये तो वीरगाथात्मक नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे जो 2-3 और रचनाएं हैं जिनका कि नाम हम अभी मैं एकदम से भूल रही हूँ, तो उन रचनाओं को, जैसे कि वो है कीर्तिलता रचना जो है, ये हमें उपलब्धि नहीं होती है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि जो रचना सिर्फ सूचनात्मक हमें जिनका संकेत आता है, जिनका नाम भर प्राप्त होता है, तो ऐसी रचनाओं को भी हम इसमें नहीं ले सकते जिसके आधार पर कि वो नामकरण कर रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे जयचंद्र प्रकाश का उन्होंने उल्लेख किया, जयमयंक जस चंद्रिका का उन्होंने उल्लेख किया, ये 2-3 रचनाएं जो हैं, और कीर्तिलता जिसका मैंने चर्चा की, तो ये रचनाएं सूचना मात्र हैं, एक नोटिस है, हमें एक जानकारी है कि ये रचनाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं है, तो उसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार जैसे विसलदेव रासो का उन्होंने उल्लेख किया, तो वो जो है एक विरह काव्य के रूप में सामने आता है। तो जो उपलब्ध रचनाएं हैं उनको पढ़ करके उनका परीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि उनमें तमाम जो रचनाएं, 12 रचनाओं का उल्लेख है, वो सारी की सारी वीरगाथात्मक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उस काल में इन रचनाओं के अलावा भी जैसे कुछ और चीज़ें लिखी जा रही थी जिनका उल्लेख शुक्ल जी ने नहीं किया है, जैसे बौद्धों, सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं, उनके उपदेश परक हों या उनकी भक्ति परक हो रचनाएं। इसके अलावा लौकिकता से भरपूर जो रचनाएं थीं, जैसे संदेश रासक है, ढोला मारूरा दोहा है, ये सब लोक काव्य था, ये इनका भी उसमें उल्लेख सारा नहीं है। इसके अलावा फुटकल रचनाओं में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कविताएं हैं, कुछ अमीर खुसरो की, कुछ पहेलियाँ और वो चीज़ें हैं। तो दूसरा जो और रचनाएं हैं जो जो फुटकर रूप में हैं, उन तमाम रचनाओं की उपेक्षा उस रूप में हो जाती है जब हम वीरगाथा काल नाम देते हैं। तो बहरहाल इससे जो है कई आलोचकों ने ये सब तर्क देते हुए खारिज कर दिया। अब हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया, उसी काल को बाद में आदिकाल नाम दे करके संबोधित किया गया, क्योंकि आदिकाल से एक साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतन होता है, और इस काल के लिए चूंकि वीरगाथा काल समुचित नहीं था, तो मिश्र बंधुओं ने इस काल को प्रारंभिक काल अथवा आदिकाल नाम दे दिया। इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा। बीज वपन यानी जिसमें बीज डाला गया, यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ। लेकिन ये भी थोड़ा सा इस पर भी संशय प्रकट किया गया आलोचकों ने, क्योंकि बीज वपन यानी कोई चीज़ की शुरुआत, बीज डालना, तो वो कहते हैं कि बीज वपन तो अभ्रंश काल में ही हो गया था, तो फिर हम इसे कैसे मान लें कि ये आदिकाल में ही उसका बीज डाला गया, तो वो भी यहाँ खारिज हो जाता है। फिर नाम आता है पंडित राहुल सांकृत्यायन का, जो कि उन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा। अब सिद्ध सामंत युग में 2 नाम है, सिद्धों की और सामंतों की रचनाएं। तो सामंत जो थे वो तो कवियों को आश्रय देते थे, तो उन्होंने रचनाएं नहीं लिखी, उन्होंने कवियों को प्रोत्साहित किया, तो उनके नाम के आधार पर लिखना, और दूसरा सिद्ध जो स्वयं रचनाएं करते थे, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो गई, जिनके नाम पर सिद्ध सामंत युग कहना भी समुचित नहीं होगा। बहरहाल इसे भी खारिज कर दिया गया बाद में। तो उसके बाद चारण काल जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सुझाया नाम, और उन्होंने कहा कि इसे हम 2 कालों में विभक्त कर सकते हैं, संधि काल और चारण काल। संधि काल को उन्होंने 750 से 1000 ईस्वी तक मान लिया, और 1000 से 1375 को चारण काल मान लिया। अब ये जो नाम है, ये जो है संधि काल, तो ये भी इतना नाम जो है समुचित नहीं होता, संधि काल और चारण काल। आप परीक्षण जब किया आलोचकों ने, तो इसे भी उस रूप में खारिज कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम काल की सीमा बनाते हैं, मानते हैं, उसके बाद भी उस प्रवृत्ति की रचनाएं लिखी गई हैं। दूसरा, संधि काल कहना एक बड़ा सा वेग सा है जिसमें कि कोई चीज़ द्योतित नहीं होती है। बहरहाल इसको भी इस रूप में खारिज करके, तो कुल मिलाकर के जब नामकरण की बात आई, तो वही नामकरण जो है सर्वसम्मति से सबने स्वीकार किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसमें कि गद्य साहित्य की प्रधानता है।
तो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जैसे भक्ति काल के विषय में कोई भी विवाद नहीं था। भक्ति काल का नाम सबने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। अब रीतिकाल जो है, रीतिकाल में फिर थोड़ा सा विवाद था। रीतिकाल के नाम पर भी लोगों में असहमति थी, विद्वानों में। तो कुछ ने उसे श्रृंगार काल नाम दिया। जैसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि चूंकि श्रृंगारिक रचनाएं यहाँ प्रमुख हैं तो इसे श्रृंगार काल कहा जाए। और मिश्र बंधुओं ने उसे जो नाम दिया वो अलंकृत काल, क्योंकि उसमें अलंकारों का, रस का और इन तमाम रीति की जो संप्रदाय के जो उपादान थे उन सभी का प्रयोग ज़्यादा होता था। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है उन्होंने उसे कला काल कहा, क्योंकि वहाँ पर कला जो है प्रमुखता से थी। तो लेकिन जैसा कि आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप पढ़ते भी आए हैं शुरू से कि इसे रीति काल ही कहा जाता है। इसे बाकी के नाम जो हैं, कला काल हुआ या अलंकृत काल हुआ या श्रृंगार काल हुआ, इसकी प्रवृत्तियों के विवेचन में इनका नाम ज़रूर लिया जाता है, लेकिन सर्वसम्मति से इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। और आधुनिक काल के विषय में शुक्ल जी ने इसको गद्य काल कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें पद्य नहीं लिखे जा रहे थे, तो इसलिए उस नाम को भी खारिज करके आधुनिक काल ही प्रचलन में है, उसी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो निष्कर्षतः ये जो मान्यता जिसको मिली, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये इस रूप में हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ और नामकरण हुआ। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।